आज ग्रेट पोस्ट न्यूज़ की तरफ से हम आज जो बजट आया है न्यू गवर्नमेंट का, हम इसको एनालाइज करेंगे कि क्या ये बजट आम आदमी के लिए अ, अच्छा रहा या बुरा रहा, या कौन सी सेक्टर के लिए ये अच्छा है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें निर्मला सीतारामन जी को धन्यवाद देना चाहिए, बधाई भी देना चाहिए कि वो अभी 7वीं बार कंटिन्यूअसली ये बजट उन्होंने पेश किया है। और ये करने के बाद, बजट पेश करने के बाद 7वीं बार, तो पिछला रिकॉर्ड जो मोरारजी देसाई जी की था, 6 बार इन्होंने बजट पेश किया था, तो उस रिकॉर्ड को इन्होंने आगे कर लिया। तो इसीलिए तो इनको तो बहुत बहुत बधाई हम देते हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज़ की तरफ से। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी हम बधाई देते हैं कि नया गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद इन्होंने एक ऐसे बहुत बढ़िया और अच्छा बजट लेके आए। और आज की जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, तो इन्होंने जो इलेक्शन में जो मैंडेट इनको लेने के लिए जो मैनिफेस्टो में इन्होंने दिया था, और इसके साथ साथ जो इनके जो विरोधी दल थे उनका भी जो मैनिफेस्टो था, तो वो सबको जो हमें लग रहा है कि उनको भी देखते हुए इस बजट में इन्होंने सबका ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा बजट इन्होंने पेश किया है, जो बहुत सराहनीय है। और आगे जो 5 ट्रिलियन का जो हमारा लक्ष्य है, उसके जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रोसेस है, उसको और फास्ट करने के लिए और बहुत सोच समझ के तो इन्होंने इस बजट को पेश किया है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि इस बजट में, इंटरिम बजट में, इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करने से पहले एक इंटरिम बजट था जिसमें इन्होंने बाकी सब जो थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, लेकिन जो इनका कैपेक्स का जो खर्चा इन्होंने किया था बजट, इन्होंने इंटैक्ट रखा है। और बाकी जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जीडीपी के 3.4% इनको था, वो भी सेम रखा है। अदरवाइज इन्होंने बाकी सब में बहुत अच्छी तरीका से सबके जो लोअर सेक्टर, मीडियम सेक्टर और अपर सेक्टर के लिए सबको ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा बजट पेश किया है। मेनली 9 प्रायोरिटी सेक्टर में ज्यादा फोकस किया है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और आज की सिचुएशन के लिए बहुत जरूरी था, उसके ऊपर एम्फासिस देना। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी दिया गया। तो तीसरी हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसके ऊपर। चौथा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के ऊपर। पांचवा एनर्जी सेक्टर। छठा जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट। सातवां इंफ्रास्ट्रक्चर। आठवां हमारा इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नौवां जो है हमारा फ्यूचर जनरेशन की जो रिफॉर्म है, तो वो उसके ऊपर। तो ऐसे ही 9 प्रायोरिटी सेक्टर है जिसके ऊपर ज्यादा फोकस देके इस बजट को बनाया गया है। अब हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या किस सेक्टर में बदलाव हुआ है, और बदलाव होने के कारण किसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में ये बजट किस तरह की लाभदायी होगी, वो हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं जो एग्रीकल्चरल सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर इस बजट में क्या प्रावधान किया गया है। एक तो सबसे पहले जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोविजन किया गया है, वो 2.66 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है। दूसरा, एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए भी कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, कैसे क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट के साथ साथ हमारा जो क्रॉप्स होता है, वेराइटीज कैसे होगी, तो उसके ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। और उसके साथ साथ जो हमारा अभी बीते दिनों में फार्मर्स जो एजिटेशन चल रहा था, काफी दिन से हम देखते आ रहे हैं कि वो एमएसपी के ऊपर और कई सारी चीजों में चल रहा है। तो इन लोगों को ध्यान में रखते हुए, ये सब परेशानी ध्यान रखते हुए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इस बजट में काफी ध्यान दिया गया है और बजट भी अच्छा प्रोविजन किया गया है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में एक तो इनिशिएटिव बहुत बड़ा इंट्रोड्यूस किया गया है कि लगभग 1 करोड़ फार्मर्स के लिए, 1 करोड़ फार्मर्स के लिए अगले 2 साल के अंदर
जो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ये लक्ष्य रखा गया कि 2 साल के अंदर इसके ऊपर ज़्यादा एम्फासिस दिया जाएगा और इसके ऊपर 1 करोड़ फैमिली फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। और उसके साथ-साथ 6 करोड़ फार्मर्स की जो लैंड है, तो इनको डिजिटाइजेशन करेंगे, जिसमें हर फार्मर को, एंड यूजर को, मतलब इसका लक्ष्य सिर्फ यही है कि बीच में जो पिलफरेज होता है, वो ना होके, और ये सारे ट्रांसपेरेंसी के साथ हर फार्मर को हर चीजें डिजिटल मेथड के थ्रू पहुंच सके। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट। अब यहाँ बात आती है कि गवर्नमेंट अभी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं है। इसीलिए अगर हम देखें तो दो, बिहार और आंध्र प्रदेश, तो ये दोनों कहीं ना कहीं सबको लगता है और हमें भी लगता है, तो ठीक है, वो अभी साथ में है, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि गवर्नमेंट भी किसी तरीके से प्रेशर में है। तो उसको देखते हुए, तो अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट इस बजट में तो ये प्रोविजन जरूर किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल डेवलपमेंट के अंदर तो बिहार को तो लगभग आपका 15,000 करोड़ का प्रोविजन किया है। और साथ साथ आंध्र प्रदेश के लिए भी इन्होंने, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का प्रोविजन है, जिसमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो चाहे न्यू एयरपोर्ट हो, चाहे आपका मेडिकल फैसिलिटीज हो, और आपका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो ये बिहार के लिए भी ये सारी चीजें इनको दिया गया है। तो ये हम समझ सकते हैं कि अगर ये पूरा इंडिया एक है, तो धीरे टाइम के हिसाब से स्टेट को भी डेवलपमेंट के लिए तो गवर्नमेंट प्रोविजन करता ही है। तो ये भी इस बजट में ये प्रावधान दिया गया है। तो बिहार और आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ और बिहार के लिए लगभग 58,000 करोड़ का प्रोविजन इन्होंने किया है। तो ये अलग से उनके लिए इस बजट में प्रावधान है। अब हम बात करते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो ज्यादा इस इलेक्शन में ज्यादा मुद्दा रहा, विरोधियों का भी बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा यही था कि देश में बेरोजगार बहुत है और यंग मास बेरोजगार घूम रहे हैं, वो है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इस गवर्नमेंट ने उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए, हम तो ये कहेंगे कि चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर कोई जेन्युइन मैनिफेस्टो में कोई जेन्युइन चीजें ऐसे लिखती है या दावा करती है, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट बनाता है, अगर उसको भी ध्यान रखते हुए उसको भी बजट में शामिल करता है, तो बहुत अच्छी चीज होता है। तो जो इस गवर्नमेंट में इस बजट में देखने को मिला, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चाहे अपोजिशन पार्टी ने ज्यादा उठाया, लेकिन इस गवर्नमेंट का हमेशा इसको कम करने की कोशिश रही है और इस बजट में भी वो दिख रहा है। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, इस बजट में क्या प्रोविजन हुआ है, सबसे पहले तो अगर हम देखें कि इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप में तो गवर्नमेंट की इस बजट में ये प्रोविजन हुआ कि करोड़ों बच्चों को, जो बड़े कंपनीज है, फ्लैगशिप कंपनीज जो 500 कंपनीज है, हर कंपनी में तो इन लोगों को, बच्चों को वहां पे इंटर्नशिप में अकोमोडेट किया जाए। उसके लिए 5,000 का स्टाइपेंड के साथ तो इनको वहां पे काम देंगे। इसका क्या पीछे इसका क्या रीजन है? आप ये सोचिए कि अगर 1 करोड़ यंग एजुकेटेड मास अगर इंटर्नशिप में जाते हैं और वो 1 साल किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ता है। थ्योरी के तो पढ़ के आए हुए हैं, तो यहाँ पे बढ़ता है। तो अब ये मत सोचिए कि 1 करोड़ 1 साल के बाद खाली हो जाएंगे। उसमें से करीब लगभग 90% जो बच्चे हैं, वो उसी कंपनी इनको ऑब्जर्व कर लेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो ढंग से काम करेंगे और सीखेंगे। 10% अगर कोई बच भी गया कोई वहां से, तो वो बाहर आके भी क्योंकि सीखा होगा, तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो ये डायरेक्टली तो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट की है, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा उसको कम करने। तो इसको गवर्नमेंट एड्रेस इस तरीका से किया है, जो बहुत सराहनीय है। इस बजट में आप देखेंगे तो वुमेन डेवलपमेंट के लिए भी 3 लाख करोड़ का प्रोविजन हुआ है, तो जिसमें जो गर्ल चाइल्ड और वुमेन की बेनिफिट के लिए है। और सोशल वेलफेयर जो
काम है, जैसे पीएमजीकेवाई का जो है, जो प्राइम मिनिस्टर जो गरीब कल्याण काम है, तो उसमें लगभग 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो अगर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग की बात करें, तो मैंने अभी बताया कि इंटर्नशिप के लिए कैसे प्रोविजन किया गया है। तो अभी अगर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करें, तो बजट में 5 ऐसे स्कीम्स है जिसमें 4.1 करोड़ यूथ को बेनिफिट मिलेगा, और ये कब तक होगा? जब तक ओवर पीरियड ऑफ 5 इयर्स का टारगेट है। तो इसमें जो टोटल बजट है वो करीब 2 लाख करोड़ का बजट है जो गवर्नमेंट ने कर रखा है। तो इसमें अगर अनएम्प्लॉयड की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट होगा। और दूसरी जो इंटर्नशिप की मैंने आपको कहा कि ये उसके लिए भी होगा जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा। और उसके साथ साथ अगर एजुकेशन की बात करें, तो बच्चों को जो कोलेटरल फ्री जो एजुकेशन लोन मिलता था बाहर पढ़ने के लिए, तो इनको 10 लाख तक का आज की डेट में आराम से लोन मिल सकता है। तो ये प्रावधान इस बजट में हुआ है। तो ये सारे जितने भी बजट में हुआ है, तो एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन के लिए ये किया गया है। इसके और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट हम इतना डिस्कशन करते हैं, बाकी पॉइंट पे चलते हैं। और बाकी हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर या एमएसएमई। तो उनके बढ़ावा देने के लिए भी जो अभी मुद्रा लोन था, तो मुद्रा लोन 10 लाख तक मिलता था, तो अभी 20 लाख तक कर दिया गया। तो उसमें कई सारे एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप्स है, तो उनको काफी सारे बेनिफिट मिलेगा, और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में वो एक पार्ट होके चलेंगे। इस बजट में अगर हम बात करें एमएसएमई और कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हालांकि बहुत विजिबिलिटी कोई ऐसी चीज नहीं हुआ कि इनका कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हो गया है, लिमिट बढ़ गया या कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि जो डिस्प्यूट है, जो स्क्रूटिनी है, या जो पेनल्टी प्रोविजंस है, तो अभी फॉर एग्जांपल जैसे टीडीएस है, टीडीएस एक पेनल्टी था, अगर आप जमा नहीं करते तो टीडीएस के ऊपर भी बदलाव आया, टीसीएस के ऊपर भी बदलाव आया, और जो फर्स्ट ट्रैक में जो भी अपील की जो टाइमिंग है उसके ऊपर भी देखा गया। और इवन टाइमिंग का जो 50 लाख के ऊपर अगर होता है, तो क्लेम डिमांड होता है, तो जाके जो रीओपनिंग का केसेस है, तो उसका लिमिट में भी जो पहले था और आज की डेट में, तो वो भी बदलाव किया गया है। ईज ऑफ बिजनेस करने के लिए काफी कोशिश की गई है। तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ओवरऑल देखा जाएगा। और इसके अलावा भी स्टॉक मार्केट के लिए भी अगर हम डिस्कशन करें, वहां पे भी जो आपका असेट्स है, जो आपका जो 1 साल के अंदर है या 1 साल के बाद है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बदलाव किया गया है। तो इस बजट में तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हुआ है, जिसमें फॉर एग्जांपल गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी कम कर दिया गया है, इंपोर्ट ड्यूटी, जिसकी वजह से जो एम है कि जो स्मगलिंग हो रहा है, रोज आपको खबर मिलता है, तो एक तो वो कम होगा। ऐसे ही बहुत सारे चीजें है, डायमंड भी है, प्लस और भी मोबाइल भी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें इन्होंने कोशिश किया है कि अगर हम इसमें ड्यूटी कम करके इसको बढ़ावा दे, तो इनको जो आपका स्मगलिंग वगैरह प्लस हमारे एक इकोनॉमी ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं इस चीज को चैनलाइज करें। अब हम अगर बात करेंगे कि एक मिडिल क्लास, एक सैलरीड क्लास, तो उनके लिए जो एक उम्मीदें थी कि इस बजट में बहुत अच्छी चीज आएगी, तो उसमें तो सबसे पहले जो 2 टैक्स हमारा स्ट्रक्चर है, एक ओल्ड रेजिम है और न्यू रेजिम है। तो न्यू रेजिम वालों के लिए एक तो इन्होंने 2 जो सबसे बड़ा बदलाव किया है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो वो आपका जो 50,000 मिलता था, तो वो अभी 75,000 हो गया। दूसरी जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है, तो वो आज की डेट में जो लागू होगा, वो होगा कि आपका 0% जो अप टू 3 लाख, तो आपका इनकम टैक्स होगा नील। 3 लाख से 7 लाख तक तो आपको 5% देना पड़ेगा। तो अब 7 लाख से 10 लाख तक जो है वो आपको 10% देना पड़ेगा। अब 10 से 12 जो है 15%, और 12 से 15 जो है वो है 20%, और 15 लाख से ऊपर जो है वो 30% स्लैब में आएगी। तो एक तो ये एक बदलाव होने के कारण जो आपके जो हमारे जो सैलरीड क्लास है, तो खास तौर से हम इसको समझते हैं जो एक मिडिल लेवल का जो सेक्टर है, तो वो सेक्शन ऑफ लोगों के लिए
तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया स्कीम ये लेके आए तो जिसमें सबको बेनिफिट मिले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस बजट में बहुत पारदर्शिता के साथ इस बजट को बनाया गया है और हम समझते हैं कि अगर हालांकि इस कोई भी बजट कैसे भी अच्छा हो जाए सब कुछ हो, फिर भी हम समझते हैं कि और अच्छा होता तो और हमें ज्यादा मिलता तो और अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो भी हुआ है तो वो अच्छा हुआ है और सबके लिए अच्छा हुआ है और हम समझते हैं कि ये एक हमारा कंट्री को आगे लेने के लिए, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ आगे करने के लिए, इन्फ्लेशन कम रखने के लिए और जो हमारा जीडीपी है उसको मेंटेन करने के लिए टारगेट को, ये बजट एक बहुत अच्छा बजट पेश हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि इस गवर्नमेंट में आगे भी अच्छी तरह हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल डेवलपमेंट की ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद।